ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जो कल हमने कॉन्सेप्ट किया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम अल्फा बोलते थे। अभी हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर डूइंग क्लास 12। मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा यूज टू हो जाओ इस चीज के कि यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा लेट आएगा। तो हम कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छी चीज क्या है यार माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में कि यहाँ पे बढ़िया से लाइंस वाइंस बनी हुई है ना। तो कुछ मेरे जैसे लोग जिनकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, है ना। सो और हम इसके बारे में पढ़ रहे थे अल्फा। और अल्फा के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आज की क्लास में बस हमें पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार थियरी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई मटेरियल मेरे पास है जो कि आर रेजिस्टेंस का है और उसकी टेम्परेचर टी है, अगर उसका टेम्परेचर टी प्लस डी टी कर दूं मैं, और उसका जो रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स आर प्लस डी आर। ओरिजिनल मान लो आर नॉट था, उसके बाद वो इंक्रीज हो गया डी आर से। तो हमको ये पता है कि ये जो इंक्रीज होता है डी आर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और ये जो इंक्रीज होता है डी आर, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और इनको इक्वल करने के लिए हम बोलते हैं डी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा सामान तो dt dt में मतलब छोटा छोटा चेंज हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा dr की इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल रेजिस्टेंस टू फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, आर नॉट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर फ्रॉम ओरिजिनल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, एक और अच्छी चीज इसमें माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में ये क्या है, तुम पेज एक्सटेंड कर लो कितना भी, हम कितना भी नीचे जा सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी ना ये सारी क्लासेस में नोट्स बनाने में, क्योंकि मैं तुमको बता देता था सब कुछ, उसके बाद तुमको वीडियो मिल जाती थी, वीडियो को दोबारा देख देख के तुमको नोट्स बनाने पड़ते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी पेज में हम अच्छे से लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द क्लास में ये सारा का सारा पेज, जैसे कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इनका एक एक पेज बन जाएगा। ये सारा एक एक पेज मैं तुमको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे पीडीएफ। अगर कोई चीज अगर तुम्हारी मिस होगी तो तुम दोबारा से रिविजिट कर सकते हो। तो कुछ अच्छी चीजें हैं इसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के बारे में। लेकिन बस एक खराब चीज ये है, और इसको मैं शायद फिक्स कर लूंगा, ठीक है, कि अगर मेरे को स्क्वायर बनाना है तो तुम्हें पूरा का पूरा स्क्वायर बनने के बाद दिखेगा। मैं चाहता हूं कि तुमको एक एक स्टेप्स दिखें इसके। ओके, सो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करें, सो वी गेट फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तुम ये मान लो पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर हो गया T2। ओके, और यहां से तुम लिख सकते हो दैट फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ विल बी इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट plus alpha times initial resistance R naught multiplied by change in temperature। और यहां से अगर तुम रेजिस्टेंस को कॉमन ले लो, देन यू वुड बी गेटिंग 1 प्लस अल्फा डी टी। और ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डी टी। ठीक है, तो अब अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे, अगर कोई तुमसे पूछ ले डिफाइन अल्फा, ठीक है, बोर्ड के पेपरों में अगर क्वेश्चन आ गया एक नंबर का, डिफाइन अल्फा, डिफाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
temperature coefficient of resistivity is change in temperature. बड़े ध्यान से देखना, ठीक है मैं क्या लिख रहा हूं. is change in resistance, sorry, is change in resistance per unit original resistance, is change in resistance per unit original resistance per unit temperature increase. ठीक है, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लिख दी है मैंने यहाँ पे. So temperature coefficient of resistivity is the change in resistance per unit original resistance per unit increase in temperature. अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर ऊपर वाली ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है RF is equal to R naught into 1 plus alpha dt, अगर यहां से हम अल्फा को निकालने की कोशिश करें तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फा is equal to RF minus R naught divided by R naught multiplied by dt. क्या ये मैंने सही लिखा सब कुछ? So alpha R naught dt is equal to RF minus R naught, and R naught और dt चला जाएगा नीचे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा is equal to RF minus R naught divided by R naught into dt. अब तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी. So this is change in resistance. Alpha is change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature. Okay, so you can write this definition. Temperature coefficient of resistivity is the change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature. Okay, all good. चले आगे. So एक चीज हमको और डिस्कस करनी है आज की क्लास में, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पिछले साल के. So next is कि कंडक्टर्स के लिए, लेट्स से तुम्हारे पास कंडक्टर्स हैं. So कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू है, so will this अल्फा बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, किस तरह का अल्फा होगा कंडक्टर्स के लिए? पॉजिटिव. हाँ जी, पॉजिटिव. सो लेट्स सी कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से होगी. सो हमें पता है कि RF इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? कंडक्टर्स के केस में हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कंडक्टर्स के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? टाउ वाला. टाउ हो जाता है डिक्रीज, और टाउ अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा इंक्रीज. तो मतलब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें. इफ वी चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए दिस अल्फा हैज टू बी पॉजिटिव, राइट? सिमिलरली अगर मैं से बोलूं कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी या फिर आर बहुत कम हो जाएगा. तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अगर हमको नेट फाइनल रेजिस्टेंस कम करवाना है, मतलब कि योर अल्फा हैज टू बी नेगेटिव इन दिस केस, राइट?
योर अल्फा हैज टू बी नेगेटिव। और वन फाइनल केस जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज फॉर alloys like nichrome and manganene, especially for manganene. अब मैंगनीन एक ऐसा मटेरियल है विच इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ, इसकी रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब कि मैंगनीन के लिए अल्फा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर तुम देखो इसको, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस केस में क्या हो रहा है, आर एफ इज ऑलवेज इक्वल टू आर नॉट, मतलब कि दिस अल्फा डेल्टा टी वाली टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डेल्टा टी तो हम चेंज कर ही रहे हैं, इसका मतलब अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नॉट कंफ्यूज्ड राइट? आसान चीजें थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बोल दी थी। ऑलराइट, सो अगर इतना समझ में आ गया तो हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, एंड देयर वी गो। हर क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास 3 से 4 मिनट होंगे। दिस 4 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम दैट वी हैव। उससे कम टाइम में भी अगर तुम इसको कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। यशवी, इधर यशवी, are you there? Please give me a thumbs up अगर तुम मीटिंग में हो। ऑल राइट, हुआ किसी से? So we know So 15.12 ohms. 15.12 ohms, yes. Okay, so let's see. We know the final resistance will be equal to initial resistance multiplied by 1 plus alpha into delta t, which is equal to initial resistance कितना दे रखा है हमको? 12 ohm. So this is 12 multiplied by 1 plus alpha, which is equal to 0.004 multiplied by delta t कितना हो गया? 15 डिग्री से लेके 80 डिग्री किया हमने, तो मतलब कि 65 इंक्रीज हो जाएगा, है ना? सो यहां से यू कैन से 12 into 1 plus 65
2s are 130, 65 4s are 260. So we have 0.260. Yep. और यहां से तुम लिख सकते हो, क्या मैंने सही किया सब कुछ? यहां से Yes, तुम sir. लिख सकते हो दिस इज 12 into 1.26. Okay, so let's see. 12 6 are 72, 7 goes there. 12 2s are 24, 24 plus 7 is 31, 3 goes there, and then we have 15. So your final resistance comes out to be 15.12 ohm. सही है? आ गया सबका आंसर ना? Final resistance is 15.12 ohm. All right. Ready? Next question. तो मैं 4 मिनट मिलेंगे इसके लिए. Please try this question. Oops. रेजिस्टेंस सीधा सीधा नहीं दे रखा, लेकिन रेजिस्टेंस दे तो रखा है ना दोनों केसेस में, घुमा फिरा के. वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अरे अपने भाई साहब थे ना. इनको इस्तेमाल करना. तुमको वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दे रखी, लेकिन हमको चाहिए रेजिस्टेंस. तो इनका वाला फॉर्मूला लगा दो, छोटा करके लगा देते हैं इनको कहीं आसपास. चलो एक बार समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? क्या है? सो अ हीटिंग एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज 220 वोल्ट and it draws a current of 2.2 ampere, which settles down after a few seconds to a steady current of 2 ampere. थोड़ी देर बाद करंट कम हो रहा है. थोड़ी देर बाद करंट कम हो रहा है मतलब क्या हुआ होगा? रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी थोड़ी सी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी.
रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी मतलब क्या हुआ होगा, टाउ कम हो गया होगा। टाउ कम हो गया होगा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, है ना। तुमको सीधा सीधा तुमको नीट जैसे एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीटिंग एलिमेंट था जिसको पहले कनेक्ट किया 202 वोल्ट सप्लाई के साथ, करंट आ रहा था 2.2। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, स्टेडी करंट आने लग गया 2 एम्पीयर का। बताओ ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है, या फिर ये नाइक्रोम है। सो द राइट आंसर इज इट्स अ कंडक्टर, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट है भाई। हीटिंग एलिमेंट है तो मतलब क्या होगा, हीट होगा, उसका काम क्या है, हीट करना किसी और चीज को। और हीट करते करते उसमें से करंट कम हो गया मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी मतलब कि टाउ कम हो गया होगा, मतलब कि ये हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो पहले जब हीटिंग वगैरह स्टार्ट की, तो वो जो हीटिंग वगैरह सारी हमने स्टार्ट की, वो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट की हीटिंग वगैरह। पहले था उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से हमने हीट करना उसको स्टार्ट किया। पहले हमारे पास करंट आ रहा था 2.2, उसके बाद करंट हो गया 2। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ओम्स लॉ लगाएंगे, 220 डिवाइडेड बाय 2.2। तो क्या ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, दिस विल बी 100 ओम। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, क्योंकि दिस इज 220 डिवाइडेड बाय 2.2। I know 2.2 tens are 22, so 2.2 tens are 22, पीछे एक और जीरो पड़ी है तो ये आ गया 100 ओम। ये था पहला टेम्परेचर T1। T2 हमको निकालना है, हमको T2 पता नहीं है, लेकिन जब T2 होगा उस टाइम पे हमको रेजिस्टेंस पता है, फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस इज हाउ मच, 220 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 220 डिवाइडेड बाय 2 ओम, 2 एम्पेयर। So this should give you 110 ohm. ओके, फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना। अल्फा भी दे रखा है तुमको, अल्फा इज इक्वल टू 0.00017। हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से। आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू डी टी। बस डी टी निकाल लो, डी टी को निकाल लो, उसको 30 डिग्री में ऐड कर देंगे, है ना। डी टी निकाल लेते हैं, उसको 30 डिग्री में ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। सो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। So this is 110 degree is equal to 100 degree into 1 plus alpha delta t। तो ये बन जाएगा 1.1 minus 1 which is equal to 0.1 is equal to alpha delta t। क्या मैंने सही किया सब? 0.1 is equal to alpha delta t। तो तुम इसको लिख सकते हो 0.1 is equal to, अल्फा की वैल्यू देख के आएंगे ऊपर से 0.00017, 0.00017। so you can say this is 0.00017 delta t। तो तुम ये भी लिख सकते हो 1 is equal to 0.0017 delta t। ऊपर हमारे पास जगह पड़ी है, यहाँ पे लिखते हैं। So delta t is equal to 10000 divided by 17। ओके, कोई करके बताएगा मेरे को ये कितना आ जाएगा? 10,000। -558.2 degree Celsius. Okay, so this would be 558.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so this is 558.2 नहीं डिग्री। सर, इसका आंसर सर वैसे फुल आंसर। अच्छा, पूरा फाइनल आंसर आ गया 552। यस सर। ओके, ठीक है जी। सो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया होगा? इसी मेथड से किया तुमने कशिश? इसी तरीके से किया कशिश? यस सर। ओके, ठीक है। इसका आंसर कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 17।
10,000 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ जाएगा? सर 588.2। 588.2। तो इसका मतलब जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर आएगा T2 that will be equal to 588.2 plus 30 degrees. ओके तुमको दिखाई नहीं दे रहा, 1 सेकेंड. सो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर वुड बी T2 which will be equal to T1 plus delta T. So this would be equal to 30 degrees plus 588.2, which will be equal to 598,608,618.2 degrees Celsius. This is your right answer, Kashish. एक बार चेक करना. क्या हमारी सारी कैलकुलेशन सही है? सर -30 होगा। -30? यस सर। ओके एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा फिर. So a heating element is connected to 220 supply, draws a current of 2.1 ampere. ठीक है जी. Which settles down to a steady current of this much. ओके देखो पहले तो हीटिंग एलिमेंट को जब तुमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो वो तो रूम टेम्परेचर पे तुमने कनेक्ट किया था. रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस. इतना हमारे पास रूम टेम्परेचर था, 30 डिग्री. धीरे धीरे क्या हुआ, ये हीटिंग एलिमेंट हीट हो के इसमें 588 डिग्री सेल्सियस ऐड हो गया, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका करंट थोड़ा सा कम हो गया. Okay. So the question says heating element connected to this draws a current of 2.2. पहले तो ये हीटिंग एलिमेंट को रूम टेम्परेचर पे हमने कनेक्ट किया, which settles down after a few seconds to a steady current of 2.1 एम्पेयर. मतलब कि हीट करने के बाद करंट कम हो गया और यहाँ पे आके करंट सेटल हो गया 2 एम्पेयर पे, और हमको वो टेम्परेचर निकालना था जहां पे आके करंट सेटल हो गया. ऑल गुड कशिश? मैं रिपीट करूं दोबारा से? ओके चलें आगे. यस ऑलराइट सो ओके मैं एक बार आखिरी बार तुम्हारे लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. सो अ हीटिंग एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीटिंग एलिमेंट है तो ये किसी कंडक्टर से ही बना होगा, ठीक है. हीटिंग एलिमेंट कंडक्टर से ही बनते हैं. अब तुम यहाँ पे जर्मेनियम या फिर कुछ और तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो सड़ जाएगा, ठीक है. तुम्हारा फोन ही लगा लो, ठीक है. तुम्हारा फोन जो होता है, ये मेरा डिजिटल पेन लगा लो, ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर है. तो मान लो इसको मैं एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज करने लग जाऊं. मैं सोच रहा हूँ कि भाई सर्दियों में मैं इसको चलाया करूंगा पेन को, ताकि ये मेरे को थोड़ी गर्मी दे, ठीक है. तो ऐसे बॉनफायर में तो यूज नहीं कर सकते हम डिजिटल पेन को. तो अगर हम किसी चीज को हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि वो कंडक्टर ही होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो कंडक्टर ही होगा. और कंडक्टर का काम क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर्स तक चला जाएगा बिना सड़े. बिना सड़े मतलब बिना ब्लास्ट हुए, मतलब कि उसका जो कनेक्शंस हैं वो खत्म नहीं होंगे और ये बहुत हाई टेम्परेचर तक चला जाएगा. तो सबसे पहले दिस वाज द वोल्टेज 220 एंड दिस वाज द करंट. तो मतलब पहले जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही थी वो हमने कैलकुलेट की, दैट वाज 100 ओम. पहले वाली रेजिस्टेंस वाज 100 ओम. बाद में मैंने देखा
जो करंट है वो सेटल डाउन हो गया 2 एम्पेयर पे, मतलब कि बाद वाली रेजिस्टेंस हमारे पास बच गई 110 ओम्स। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट अगर पहले वाला टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो भी हमने डेल्टा टी निकाला है, सो दैट डेल्टा टी हैज टू बी एडेड टू 30 डिग्री सेल्सियस टू फाइंड द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। विल मूव अहेड, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। आइस पॉइंट की हम जब भी बात करते हैं, आइस पॉइंट ये पानी का आइस पॉइंट होता है। आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। When we say steam point, this is the steam point of water. This is always 100 degrees Celsius. तुम अपनी कैलकुलेशन करते जाना, ठीक है? मैं ऐसे ही अपना कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। थ्री 345.65। अच्छा ना, इसकी मैं ऑप्शंस दे रहा हूं तुमको, ठीक है? सो द राइट ऑप्शंस आर 145.65 डिग्री सेल्सियस। Second option is 245.65 degrees Celsius. C option is 345.65 degrees Celsius. Last option is 445.65 degrees Celsius. अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा गया किसी कंपटीशन में जहां तुमको बोला गया है कि तुमको 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर बताना है, तो क्या तुम बिना कैलकुलेशन किए कुछ जुगाड़ वाड़ लगा के आंसर निकाल सकते हो सही? सर ऑप्शन सी। क्यों? तो मैंने कैलकुलेट किया अभी पूरा, इसलिए तो अच्छा, जुगाड़। पूरा आंसर वांसर निकाल के? हाँ, यस सर। ठीक है। एग्जैक्टली इतना ही आ गया, ऑप्शन 345। सी। राइट, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं तुमको वो तरीका बताता हूँ कि अगर तुमको आंसर सही निकालना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद जो प्रॉपर तरीका है इसको कैसे करना है वो तो तुमने कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक चीज देखो यार कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो भी रेजिस्टेंस था उसको, अच्छा दे ही रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम दे रखा है हमको, है ना? तो किसी भी टेम्परेचर टी पे अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, दिस रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा इनटू दैट टेम्परेचर चेंज। हाँ, मान लो मेरे को 37 डिग्री पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अल्फा पुट करूंगा और 37 डिग्री पुट कर दूंगा। तो बेसिकली अगर हम इसको खोल के लिखें, यू कैन से दिस इज 5
plus 5 alpha delta T. Final temperature at any temperature is 5 plus alpha delta T. तो फाइनल टेम्परेचर इज 5 प्लस ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है ना, ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है, और इस वाले फैक्टर में भी 5 और अल्फा तो कॉमन ही है, इस वाले फैक्टर में भी 5 अल्फा कॉमन है, बेसिकली ये डेल्टा टी चेंज हो रहा है। तो अब तुम सोच के देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, तुमको थोड़ा इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है 5 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इज 5 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हो जा रहा है 5.23 ओम, 100 डिग्री पे टेम्परेचर हो जा रहा है 5.23 ओम। क्या तुम मेरे को बता सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर होगा इसका? हंड्रेड डिग्री पे कैलकुलेट करने के लिए तुमने क्या किया, डेल्टा टी को पुट कर दिया 100। 200 डिग्री के लिए कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टी को मैं पुट कर दूंगा 200। तो ये जो 0.23 था अब ये 0.46 बन जाएगा। हो जाएगा। सो दिस इज 0.46 ओम। तो क्या सिमिलरली मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि 300 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सो दिस इज 300 degree Celsius, the resistance will be 5.69. So 300 degree Celsius पे this is 5.69, and you know that 400 degree Celsius पे इसकी resistance कितनी हो जाएगी? 5. कितनी हो जाएगी बताओ यार। you have to add basically 0.23. तो क्या यहां से मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्या पता कर लग रहा है मेरे को, क्या कैलकुलेट करना है यार? वंस find the temperature at which the resistance is 5.795. so resistance is 5.795. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी 5.69, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5.92, मतलब इनके बीच में कहीं होगी अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 350 डिग्री सेल्सियस वाला आंसर हमारे पास एक ही है, विच इज सी पार्ट, राइट। ये तो हो गया तरीका अगर सीधा सीधा तुमको आंसर निकालना है। लेकिन अगर तुमको प्रॉपर इसको तरीके से करना है तो तुम मान लोगे, एक बार दोबारा से तुम मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा 0 डिग्री पे दे रखा है दिस इज 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे तुमको दे रखा है दिस इज 5.23 ओम, और कैलकुलेट करना है कि टी टेम्परेचर पे कितना होगा। रेजिस्टेंस इज 5. हाउ मच इज इट? 795, ठीक है जी। अल्फा वल्फा नहीं दे रखा ना, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तो तुम ये लिख सकते हो कि 5.23 is equal to 5 multiplied by 1 plus alpha into 100। एक तो ये तरीका है इसको करने का। यहां से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, सो यू कैन से 1.046 is equal to 1 plus alpha into 100। यहां से तुम बोल सकते हो 0.046 is equal to alpha into 100। यहां से तुम बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 0.00046 पर डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब जब एक बार अल्फा की वैल्यू आ गया तो उसके बाद तुम ये अल्फा की वैल्यू को यूज कर सकते हो अपने फॉर्मूले में। सो 5.795, you can say 5.795 is equal to 5 multiplied by 1 plus अल्फा की वैल्यू यूज कर लो 0.00046 into डेल्टा टी।
यहां से तुम्हारा डेल्टा टी निकल के आ जाएगा। जो भी तुम्हारा डेल्टा टी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ऑल गुड जी, चलें आगे। यस सर। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का ना मैं क्या बता रहा था, एक और तरीका भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है। तुम दो इक्वेशंस को इस तरह से बना लो कि तुम्हारा अल्फा कट जाए। मैं चेक करता हूँ अगले क्वेश्चन में हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में भी पता चल जाएगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एक बार। ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बैक ट्रेस करना पड़ेगा। पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या हुआ यार, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्या इसकी? सर 3 ओम। 3 ओम। ओके, क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस? सो योर आंसर इज 3 ओम। एब्सोल्युटली करेक्ट रिद्धिमा, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 3 ओम है तो वो लोग बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे 3.15 ओम है। तो मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस पे, मैं तो अपने जुगाड़ वाले तरीके से कर रहा हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस पे 3.3 ओम होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे 3.45 ओम होगा। क्या सब सही कर रहा हूँ ना मैं? यस सर। 75 डिग्री सेल्सियस पे 3.6 ओम होगा। और सॉरी 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 सॉरी, अब फाइंड 0 डिग्री का ही करना है ना? किसका फाइंड करना है? 0 डिग्री का। हाँ हाँ एक सेकंड। 80 डिग्री सेल्सियस पे 3.6 ओम होगा, और फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पे 3.75 ओम होगा। ये मेरे पास पूरा टेबल बन के आ गया। मतलब कि हर 20 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है 0.15 ओम, है यस। ना? मतलब कि अगर मैंने बैक ट्रेस करके मैं देखूं तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके। तो एक एक और भी तरीका है यार इसको करने का। देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे at 20 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज 3.15, और 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इज 3.75। मतलब कि अगर हमने 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जा रहा है? रेजिस्टेंस इज 3.75 माइनस 3.15 विच इज इक्वल टू 0.6, है ना?
तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है 0.6 है ना। सो 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, नहीं यार इस तरह से नहीं करना चाहिए हमको, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इसको उसी तरह से करते हैं, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम मान लो रेजिस्टेंस इज R, 20 डिग्री सेल्सियस पे तुम मान लो रेजिस्टेंस इज R प्लस X। मैं वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है गलत हो मेरा तरीका। आंसर तो हमने निकाल ही लिया। 100 डिग्री सेल्सियस पे योर आंसर हैज टू बी R प्लस 5x, नो प्रॉब्लम, है ना। बिकॉज 40 Yes. डिग्री सेल्सियस पे योर रेजिस्टेंस हैज टू बी R प्लस 2x, 60 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हैज टू बी R प्लस 3x, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हैज टू बी R प्लस 4x, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हैज टू बी R प्लस 5x। अब तुम देखो हमको दे रखा है R प्लस x is equal to 3.15, R plus 5x is equal to 3.75. So you can say 4x is equal to 0.6. So you can say x is equal to 0.6, 0.15. x is equal to 0.15. हो सकता है तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो यार, तो हम नॉर्मल वाले तरीके से भी कर लेंगे इसको। सो यहाँ पे हमारा जो x है, this comes out to be 0.15. So your total resistance is 3.15. So 3.15 is equal to R plus 0.15. इसका मतलब R is equal to 3 ohms. इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा टेम्परेचर इज 3 ohms. Okay. I know if this was confusing to some of you, we can do it proper तरीके से। सर इतने कंफ्यूजन से अच्छा तो मैंने सीधे सीधे निकाल दिया था उसको। या मैं पता है ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे को अल्फा वल्फा नहीं निकालना पड़े। यस सर। So बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो यार, बड़े इंट्यूटिवली तो हमको ये बड़ा पता चल रहा है सीधा सीधा हाँ वो कि फर्स्ट वाली मेथड से तो क्लियरली आ गया था। हाँ, हर 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 0.15 ohm. After every 20 degree rise in temperature, resistance rises 0.15 ohm. अगर तुमको नॉर्मल वाले तरीके से करना है तो तुम मान सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लेट्स से द रेजिस्टेंस इज R0. So we can say at 20 degrees Celsius temperature resistance is 3.15. This is equal to R0 times 1 plus alpha into 20. देखते रहना, ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया। So next is 3.75 is equal to R0 into 1 plus alpha into 100. इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, तुमको अल्फा मिल जाएगा। और एक बार तुमको अल्फा मिल गया, तुम इसको यहाँ पे पुट कर देना, तुमको R0 मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है इसको करने का। चलो इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। अगर सर मेरा 3.2 ohms आया। कितना आंसर आ गया कशिश? 3.2। 3.12। मैं सॉल्व करके दे देता हूँ यार तुम लोग को। सो यहां से हम बोल सकते हैं 3.75 divided by 3.15 is equal to 1 plus 100 alpha divided by 1 plus 20 alpha. Okay.
मैं सोच रहा हूँ कुछ किसी तरीके से ये आसान नहीं हो सकता क्या? सर अल्फा कैलकुलेशन की वैल्यू 0.0023 0 व्हाट 0.0023 0.0023। चलो ये यही इसी इक्वेशन से कैलकुलेट किया तुमने? यस सर ओके चलो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा फिर। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.0023। ओके बिल्कुल सही है ना काशिश? टू द डेसिमल्स भी सही लिया ना? सर मेरा 0.0025 आया था। या 0025 जो मेरे सामने बुक है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए वहां पे 002.5 आ रहा है। हम सॉल्व करते हैं कशिश इसको, ठीक है? देखते हैं क्या आएगा। रिधिमा तुम देखते रहना हमको। और यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, फिर उसके बाद मैं इसको काट रहा हूँ 5 पे। सो दिस इज 5 6 30, देन वी हैव 3, and this is 5 7s are 35, then we have a 5। उसके बाद भी ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, you can have 21 and then you can have 25। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 25 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल टू 21 प्लस 2100 अल्फा। वो माय गॉड, सही है रिद्धिमा? हम सही कर रहे हैं? यस सर। ओके यस। तो यहां से तुम लिख सकते हो, अल्फा वाली साइड्स को एक साइड पे ले जाते हैं, सो यहां से तुम लिख सकते हो 1600 अल्फा इज इक्वल टू 4। ओके अब इसको काटेंगे हम, सो वी कैन से वो 400। मैंने ना काटा नहीं था उसको, मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, तो उससे बहुत क्लियरली आंसर आ गया था। वो इक्वेशन जो है 3.75 अपॉन 3.15 हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके चलो जी, सो हमारा अल्फा आ जाएगा, अल्फा वुड बी 1/400 विच इज इक्वल टू 0.0025। सही है ना? यस दिस इज 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस। कशिश मेरा भी उतना ही आ गया यार, 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज माय अल्फा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करना। सो अल्फा हमारे पास आ गया 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस। अब इस अल्फा को हम पुट कर देंगे अपनी सबसे पहले वाली इक्वेशन में। सो यहाँ पे अगर हम प्लग इन कर लें अल्फा की वैल्यू, सो वी विल बी गेटिंग द राइट वैल्यू ऑफ आर नॉट। ओके करके देखें। सो वी हैव 3.15 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20 करना है ना। कितना था अल्फा? 0.0025 मल्टीप्लाइड बाय 20, यहीं पे करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 400 ही रहने देते हैं ना इसको। सो दिस वाज 1 डिवाइडेड बाय 400 multiplied by 20. So you can say this is 1 divided by 20 which is equal to 0.05 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो 0.05. So you can say your R naught is equal to 3.15 divided by 1.05. Okay. अरे वाह, 105 times 3 is equal to 315. तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा आ गया यहाँ से तीनों। So the right answer for this question is 3 ohm everyone. I hope आज की क्लास तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव रही होगी। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास,
जो मैंने क्लाइमेक्स के लिए छोड़ रखा था, मुझे लगा था हम एंड में इसको डिस्कस कर लेंगे, बट कर लेते हैं ना तो। okay, nahi Riddhima, because I have to go now. So I'll show you the next question. Please take a screenshot of this, and if you want to try this for yourself, please मेरे को answers भेज देना अपने notebook में, and we can discuss this on WhatsApp or when we meet tomorrow at 7:30 p.m. All right, please हो गया? Photo ले ली? यस सर। All right, perfect. Thank you very much everyone. कल की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर तुमको रेजिस्टेंस बनाने की एक फैक्ट्री शुरू करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो सारे रेजिस्टेंसेस बनते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ये जब तुम बाजार में लेने जाते हो तुम बोल दोगे उसको सीधा कि भाई मेरे को 20 ओम का रेजिस्टर दे दो, है ना। अब उसके पास ऐसे डब्बे नहीं बने हुए कि मतलब उसने सारे 20 ओम वाले एक में रख रखे हैं, उसके पास एक बड़ी सी बास्केट होती है, उसमें सारे पड़े होते हैं। 2 ओम का पड़ा होता है, 3 ओम का पड़ा होता है, 5 ओम का पड़ा है, 10 ओम का पड़ा है। तुम उसको बोलो कि भाई 12 ओम का रेजिस्टर दे दो, तो वो क्या करता है, वो रेजिस्टर को उठाता है, उसको थोड़ा ऐसे ध्यान से देखता है, उसमें कुछ बैंड वैंड से लगे होते हैं ना, उसमें कुछ कलर्स वलर्स होते हैं, वो कलर से थोड़ा सा वो कैलकुलेशन वगैरह करता है, पेन में बोला हाँ जी ये लो ये 12 ओम का रेजिस्टर। तो मतलब ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना कि इनकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टर्स क्या, रेजिस्टर 2 ओम का होगा, 3 ओम का होगा, 4 ओम का होगा। ये जिस तरह से हम एमआरपी लिखते हैं ना किसी प्रोडक्ट के पीछे, उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, तो अब क्योंकि हम साइंटिफिक टर्म्स में डील कर रहे हैं, हम चाहते नहीं कि सबको पता चले, है ना। लेट्स से अगर मैं पेन खरीदने जाऊं तो पेन के पीछे तो सीधा सीधा लिखा होगा ब्लू इंक, क्योंकि ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई बंदा इसको मिसयूज नहीं करेगा ब्लू इंक को, ज्यादा से ज्यादा जाके कुछ नहीं करेगा, पेन को फेंक देगा। लेकिन अगर तुमने किसी को रेजिस्टर्स की वैल्यू बता दी कि देखो ये 12 ओम का है, इससे यहाँ से ऐसे बिजली सप्लाई हो सकती है, ऐसे करंट प्रोड्यूस हो सकता है, थोड़ी सी खतरनाक चीज है ये, है ना। तो इसलिए इसको एक कोडेड वे में लिखा जाता है, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो एक कोडेड वे में लिखा जाता है, इसके एक कलर कोड होता है। मान लो मैं अगर कलर कोड बना लूं, ठीक है, मेरे को ये पेन तुमको देना है, तो मैं बोलूं कि अगर ये पेन के ऊपर मैं एक पिंक लाइन बनाऊं तो ये पेन 10 रुपए का है, अगर मैं इस पेन के ऊपर एक पिंक और एक ग्रीन लाइन बनाऊं तो ये 15 रुपए का, अगर पिंक ग्रीन के साथ एक ब्लू लाइन भी है तो इसका प्राइस है 17.5 रुपीज। हमारा आपस में एक डील बन गया ना, एक कोड बन गया। इसी तरह से साइंटिस्ट्स का आपस में एक डील चलती है। साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे रजिस्टर्स के लिए आपस में एक डील शुरू कर रखी है कि एक रजिस्टर पे अगर ये वाला कलर होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कल हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे। कल हम सीखेंगे कि क्या वो कलर कोड है जिससे ये सारे साइंटिस्ट लोग पता कर लेते हैं कि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो हम कल मिलेंगे जी 7:30 बजे। Please revise today's class. I will be sending you this video, and let's meet tomorrow 7:30. Thank you very much for joining today. Bye.